उसका इलाका है। आप सब लोग हमारे लिए परिवार की तरह हैं। जिस भी समाज के लोग जिस समुदाय वर्ग के लोग हैं, सब लगभग किसान हैं। कोई बटेदारी करता है, कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई कहीं बंधुआ मजदूर है, और सब परिवार है। आप सब मेरे लिए बुजुर्ग हैं। सभी गार्जियन, सभी युवा साथी, माँ बहनें, पीछे बैठे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित बुजुर्ग, पूर्णिया से, के नगर से आए सभी साथियों, मुखिया जी, मनोज जी, राजेश जी, दिवाकर बाबू, संजय जी, अशोक जी, हरीश जी, सभी लोग, और जो इस वर्तमान में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उससे जो सभी पीड़ित परिवार, पीछू बैठ जा। सरकार के पास कोई नीति नहीं है। आप देख रहे होंगे कि आज 4-5 दिनों से पूरे देश का इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गया। ये कैंसिल नहीं हुआ, ये इंडिगो के मालिक और बीजेपी पार्टी की गहरी साजिश है। यह बात राहुल गांधी जी 2024 में लेख लिखे हैं। मैं अभी वही पढ़ते हम आ रहे थे, उनका वीडियो भी आ गया है 2024 का। इन लोगों को, इस देश के 140 करोड़ लोगों से कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है, कोई न्याय नहीं है। आम आदमी की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है। आने वाले बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। इंसानियत से मतलब नहीं है। सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए एक साजिश है। लाखों लोग लगभग इस इंडिगो फ्लाइट के कैंसिल होने से पूरे भारत में बर्बाद हो गए। बंबई से दिल्ली 1 लाख भाड़ा हो गया एक आदमी का। 40,000 रुपया, 60,000 रुपया पटना आने का भाड़ा। ये सब कुछ प्री प्लान है इस देश में। यह देश कभी प्रगति के लिए नहीं सोचता है। यह देश कभी भी गरीब के लिए नहीं सोचता है, मिडिल क्लास के लिए नहीं सोचता है, न्याय के लिए नहीं सोचता है। गरीब आदमी की बात नहीं करता है यह कंट्री। हमेशा उद्योगपति, पूंजीपति को कैसे मुनाफा मिले, इसकी बात करता है। आप उठा के देख लीजिए। आप देख रहे होंगे कि भारत का जो रुपया की वैल्यू है वो 90 रुपया हो गया।
ये क्यों होता है? जब किसी भी देश की रुपया का वैल्यू गिरता है तो इसका बोझ आम आदमी पे पड़ता है, और जब हम दूसरे देश के करेंसी से अपनी जिंदगी जिएंगे, डॉलर से, दूसरे देश के पैसे से, तो हम कर्जदार भी हो जाएंगे और हमारे देश में सब कुछ महंगा हो जाए, जैसे डीजल, खाद, पेट्रोल, दवाई, सब्जी, कॉपी, किताब, फल, सारी चीज महंगी हो गई। अरे यदि मेरा पैसा मजबूत है तो फिर आम आदमी पर बोझ क्यों पड़ा रहे हो? डीजल इतना महंगा क्यों किसान को मिल रहा है? पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? आम आदमी के जेब से पैसा क्यों निकाल रहे हो? उसके पास पैसे नहीं है। बड़ी बड़ी बात करता था ये सरकार, डॉलर की बात, रुपये की बात, कहां चला गया रुपया? क्या हाल है इस देश का? हम सारा पैसा बाहर से कैसे ले रहे हैं? क्या परिस्थितियां आ रही है? हम दूसरे पर आश्रित होते जा रहे हैं। एक तो यह स्थिति है। दूसरी तरफ किसान, आजाद हिंदुस्तान में किसान जितना मेहनत करता है मजदूर उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हम कहते हैं यूरिया मत बेचो, ये कहता है नहीं यूरिया पर सब्सिडी दो। हम कहते हैं यूरिया जहर है, यूरिया लोगों की जिंदगी को तबाह कर रही है, यूरिया बीमारी का जड़ है। सरकार कहती है यूरिया कंपनी को सबसे ज्यादा सब्सिडी दो। हम कहते हैं जो सब्सिडी तुम उद्योगपति को देते हो, पूंजीपति को देते हो, गैस मालिक को देते हो, वह सब्सिडी तुम सीधा किसान को दे दो। किसान को जब तुम सब्सिडी दोगे तो किसान उस पैसे से दुगुना लागत लगा के अनाज पैदा करेगा और उसकी कीमत भी बाजार में होगी, और दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज यदि कहीं होगा तो भारत में होगा, और पूरी दुनिया हम पर आत्मनिर्भर होगी। कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ कहेगा जैविक खाद पैदा करो, जैविक खाद से किसानी खेती करो। हम कहते हैं गांव में गाय भैंस है नहीं तो गोबर कहां से आएगा? तो आप एक काम करिए, आप अधिक से अधिक गाय भैंस खरीदने के लिए किसान को पैसा दे दीजिए, गरीब आदमी को पैसा दीजिए। आप जो बड़े बड़े लोगों को पैसा देते हैं वह पैसा आप किसान और गरीब को दे दीजिए, दिहाड़ी मजदूर को दे दीजिए। यदि एक परिवार में 5 भैंस या गाय हम खरीद ली, इसी गांव में कितना जानवर होगा? आप हमको बता दीजिए। है ही नहीं जानवर, तो फिर खेती कैसे होगी जैविक? दूसरी चीज, कितना लीद होगा? कितना तालाब है जहां पर लीद होगा? लीद, वो ककुआ दा बड़ा वाला, वो भी नहीं है। तो खाद बनेगा कैसे जैविक? बस खाली बोल देना है, जो मन में आता है। ये सरकार, आप जाइए किसी गांव में किसी चौक पर खाद खरीदने यूरिया,
तो एक ठो दुकानदार क्या बोलेगा, हम बोलेंगे पोटाश से अलग हमें खाद दे दो, कहेगा नहीं है, खाद गायब, आपको लेना हो तो यूरिया लीजिए। और यूरिया भी हम तब देंगे, उसके साथ एक ठो देता है डब्बा, नैनो मैनो भैनो, कहता पहले नैनो लीजिए तब हम यूरिया देंगे। अब नैनो खरीदिए इसके कंपनी का, अब नैनो के लिए भी पैसा मेरा गया, और ये पैसा गया किसको, उद्योगपति को। अब पैसा किसका गया, आपका। तो आपका जब पैसा चला गया तो आपके घर में पैसा कहां से बचा, आप तो गरीब ही रहिएगा। एक तरफ यदि आप मेहनत करके कमाते भी हैं तो उसका मुनाफा क्या है, एक या दो फसल किसी तरह मुश्किल से बाय दी वे दलहन या कोई छोटा फसल। अभी हम एक गांव में थे जहां 2 पोखर है 20-20 बीघा का। हम वहां गए, उनसे पूछे, मंडल जी थे, वो ठेला चलाता था पटना में। अभी उसके पास 40 बीघा का 2 पोखर है। 3 महीना छठ से लेकर के 2 महीना आगे तक वो मछली बेचता है और उसके बाद मखान लगा देता। अब किसान तो कुछ करना ही नहीं चाहता। अभी इनके पास उतना जमीन है, आप सोचिए, अभी कालगांव में 1 रुपया पर 200 एकड़ जमीन दे दिया अदानी को, 200 एकड़ 1 रुपया में। और उस 200 एकड़ में लगभग 46,000 आम का वृक्ष लगा हुआ, और हमने दे दिया, हमने कहा ले लो। अब अदानी आया, वृक्ष काटना शुरू कर दिया। हम लोगों ने विरोध की, ये सवाल राहुल गांधी जी उठाए। अरे भैया, उद्योगपति पूंजीपति के लिए आपके पास पैसा होता है, गरीब के लिए पैसा क्यों नहीं होता? सारा पैसा उन्हीं लोगों के लिए है, पैसा है। अब आप देखे होंगे 26 को रिजल्ट निकला, पहले आप लोगों से बोला कि कुछ नहीं होगा, पहले आप लोग मिल लिए, आप लोगों से वोट ले लिया, और वोट लेने के बाद कहा आप लोग तो हमको वोटे नहीं दिए, अपने बाहुबल से जीत गए, भागिए। कभी कभी हम सोचते हैं आप लोग कितना महान हैं, आप लोग भगवान से भी बढ़ के हैं। भगवान भी इतना पीड़ा नहीं सहता होगा जितना गरीब सहता है। जितना आप क्या खाते हैं, हम अभी नालंदा गए थे जहां पर घर तोड़ दिया, सब के सब पासवान जाति से था, और कुछ धानु, एकाठो चौहान। भैया वहां हम खाना खाए, इतना ठो खाना हम मंगाए, आप शायद वो चावल देख लीजिएगा ना जो हम खाना खाए उस घर का, वो इस देश का कुत्ता नहीं खाएगा। चावल में चावल से ज्यादा कालापन था, इतना इतना काला था। सब्जी, शिला लोढ़ी की सब्जी गरीब आदमी बनाती है, अच्छा लगता है, सब्जी अच्छी थी। अब वो चावल कैसे खाता है गरीब आदमी, इसको क्या पता, दिल्ली में बैठे, पटना में बैठे लोग। उसना चावल,
अरवा चावल उसना कहते, दाल नहीं, कभी इस सब बारे में लोग सोचते ही नहीं। अभी भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषण है, दुनिया में इतना प्रदूषण कहीं नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, अभी जो भी बच्चा जन्म लिया है 15 साल के नीचे का बच्चा, सबको अस्थमा रहेगा आजीवन। यह हवा इतना प्रदूषित है कि सबको सब बर्बाद कर देगा। लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी, किसान पे चर्चा नहीं होगी, खाद पे चर्चा नहीं होगी, पोटाश पे चर्चा नहीं होगी, आम आदमी के पानी पीने पर चर्चा नहीं होगी। तो चर्चा किस पर होगी भैया, आप जरा बताइए? सिर्फ किसान और गरीब को मारने पर? अभी पूरे बिहार में, बेगूसराय में मारते मारते एक लेडीज के पेट पे में बच्चा था 4 महीने का, मारते मारते उस बच्चे को मार दिया। भैया ये क्या है? ऐसा तो रावण भी नहीं किया था, जालियांवाला बाग में भी नहीं हुआ था। भर दिन गाली दो सदन में, कभी सही बात ना हो। हर बेनिफिट किसान को कैसे मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहां बात नहीं होगी। यूथ का जेब कैसे भरेगा, इस पर सवाल नहीं। आश्चर्य होगा आपको। इसीलिए हम आप सबसे कहने आए कि आज पूरे बिहार में गरीबों का आशियाना छीना जा रहा है। कल हम सुबह बेगूसराय रहेंगे। 3 दिन पहले ये मुद्दा हम उठाए थे। पूरा आप समझ लीजिए कि आप जाइए अभी पूर्णिया वासी, भैया अब ये ना वोट लिए हो, चाय दुकान, चाउमीन का दुकान, लिट्टी का दुकान, गुपचुप का दुकान, छोटा छोटा ठेला पर बना रहा है लोग, छोटा छोटा ठेला पर, और वो बेच के अपनी जिंदगी जीता है। फल वाला, अंडा वाला, मांस वाला, मछली वाला, सबको तोड़ दिया। क्या खाएगा? उसके बच्चे क्या खाएंगे? आपने दुकान दिया, आपने पहले उसको बसाया। हाईकोर्ट किसी एक मुद्दों पर कहा कि इस जमीन को आप देख लीजिए, 6 पुश्त से हम लोग जमीन में रह रहे हैं, 6 पुश्त। वहां पर सरकार ने रोड बनाया एमपी एमएलए फंड से, वहां पर इंदिरावास मिला, बिजली का बिल दे रहे हैं। उसके बाद 6 पुश्त के आके कहता है तोड़ दो, उजाड़ दो, तुमको यहां नहीं रहना, तुम ये 2 डिसमिल का कागज लो और 2 पंचायत के बाद नदी के किनारे चले जाओ, वहां पर जाके बसो। वो नदी का किनारा कोई माफिया लिए हुआ है, पहले से कब्जा है। जब हम वहां गए तो माफिया लोग गोली चलाना शुरू कर दिए, बोला भागो। हमारे पंचायत में इतनी जमीन है गैर मजरूआ, सरकारी जमीन है, उस पर ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उस सरकारी जमीन लगभग सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, इन लोग 50-50 लाख रुपया लेके ये लोग माफिया नेता पदाधिकारी के हाथ बेच रहा है। जितना नदी है शहर में, जितना गैर मजरूआ जमीन है, सब पर कहीं होटल, कहीं अस्पताल, कहीं सरकारी दामाद जो ये लोग हैं, इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज से भी बड़ा राज, ये हिटलर राज,
इसमें आप लोग दोषी हैं। आप लोग को जब लड़ने बोलते हैं जब, तो आप लोग नहीं समझते हैं। सरकार बड़ा नहीं होता। आपकी नीयत जिस दिन साफ हो गई, गरीब आदमी का दिल जिस दिन किसान का साफ हो जाएगा, उस दिन आपसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन आप लोग हमारी बात कहां मानते? कभी नहीं मानते। जो मन में आता है वही करते हैं। पैसा लेके वोट दे दो, 10,000 पर वोट दे दो, गलत आदमी को वोट दे दो। जो आदमी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा वो आपके दर्द को कहां से समझेगा? मां 9 महीना कोख में रखती है बच्चों को, पीड़ा उसको होता है, उसे पता है दर्द क्या होता है। जो आपका रिश्ता नहीं समझेगा, जो आपको अपना खून नहीं समझेगा, गरीब से कौन प्यार करता है इस देश में? आप हमको बताइए, एक आदमी का नाम बताइए कि गरीब आदमी से कौन प्यार करता है। सिंगल आपको मेरा सौगंध है, पहले देखेगा इसका कपड़ा महंगा है कि नहीं, ये गोरा है कि नहीं, ये काला तो नहीं है, ये कुछ देने वाला है कि नहीं, इसके पास माल है कि नहीं। कौन इज्जत करता है? 6 महीना वोट के पहले थोड़ा देर, वो भी गांव में जो 2-4-5 लोग होते हैं थोड़ा सा मजबूत, उसको इज्जत कर देता है। गरीब आदमी की कौन इज्जत करता है? कौन सलाम और प्रणाम करता है? कौन आपकी सुनेगा? यदि सुनता कि ये सीओ के नगर का, पूर्णियापुर का, ये सीओ 10 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50 लाख रुपया लेके मोटेशन करता है, तो आप लोग तो किसी बात को समझते नहीं है। बस इतना बिहार में सब जगह टूट गया घर, एक भी एमपी सदन में नहीं बोला पप्पू यादव को छोड़ के, एक भी एमएलए नहीं आए, सब डरा हुआ है, सब कुकर्म करता है, पाप करता है, सब लूटता है, सरकार से लड़ना नहीं चाहता। एक भी आदमी को लड़ने की हिम्मत नहीं है इस देश में। समझता है ईडी सीबीआई में फंसा देगा, जेल भेज देगा, मरवा देगा, सब चुपचाप रहता है। पूरा देश खत्म हो जाएगा तब लड़ोगे? कितना दिन झेलोगे ऐसे लोगों को? इसीलिए आज आप यहां जो आए, आप इसीलिए आए सब लोग कि जो इस गांव में जो 1 बीघा, 2 बीघा, 1.5 बीघा, 3 बीघा, 10 कट्टा, 15 कट्टा, 20 कट्टा किसी तरह खेती करता है, जो रैयती जमीन है, को खतियानी है, हमारे बाप दादे की है, वहां करके कह रहा है भाई आपका जमीन हम लेंगे। बारे बा, जहां मन होता है वहां कह देते हो मेरी जमीन दे दो, तू अपना जमीन, मुआवजा हम तय करेंगे। बियाडा के लिए भैया तुमको यदि जमीन लेना है बियाडा की, तो ढेर जमीन है गैर मजरवा, सरकार की जाके ग्रहण करो। मेरे बाप दादे की जमीन आप कैसे ले लोगे? हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? इससे बेहतर है हमको मार दो, खत्म कर दो। हमने 2-2, 3-3 बार डीएम साहब से बातचीत की है, हम अन लोगों से भी बात करेंगे। रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, ये गंध सबको पैदा करते हैं आप लोग, और बड़ी बड़ी बात करता है। हम कभी बोलते नहीं है, ना मुझे आदत है। पूरे बिहार में चुना हुआ एक इंडिपेंडेंट एमएलए नहीं बना,
अरे इतनी ताकत है तो एक बार ये हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड जात पात से निकल के जाओ जनता के बीच, तब पता चलेगा दुनिया क्या है। पार्टी से आते हो, बड़का बड़का हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हो, उसके बाद जाकर के चोरी अधिकार छीनो, चोरी करके जीत जाते हो और बड़ी बड़ी बात करते हो। कोई वोट दे ना दे, काम तो करना चाहिए ना सबको। वोट अपनी जगह पर है, जिला तो है हमारा, परिवार तो है हमारा, कोई भी जात हमारा खून तो है, अलग कोई नहीं है। इंसानियत तो रखोगे। हम विधायक, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री तो हैं, इसी देश के प्रधानमंत्री हम है ना, तो हम देश की चिंता करेंगे ना। देश की चिंता ही नहीं है, पूरा देश के लोग त्राहिमाम है, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अब 8 तारीख को 10 घंटा बहस, सदन में बहस होगा, गाली गलौज होगा, वंदे मातरम पर, प्रदूषण पर बहस नहीं होगा, पानी पर बहस नहीं होगा, किसान पर बहस नहीं होगा, भारत के आत्मरक्षा पर बहस नहीं होगा। 3 बार धमाका हुआ और धमाका करने में इन्हीं लोगों की साजिश है, उस पर बहस नहीं होगा। 10 घंटा परसों 11 बजे देश के पीएम शुरू करेंगे स्पीच। बहस जिससे गरीब का कोई मतलब नहीं, जिससे युवाओं का कोई मतलब नहीं, जिससे बेरोजगारी का कोई मतलब नहीं, जिससे आर्थिक आजादी का कोई मतलब नहीं, जिससे बेटी और मां के सम्मान का कोई मतलब नहीं। लोकसभा में ऐसी बहस होती है। इतनी गंदी बात हमेशा हम लोग करते हैं। हम लोग आपकी बात करते ही नहीं है, कभी हिम्मत ही नहीं है। दवाई कितना महंगा है, 600 रुपया की दवाई 22,000 में मिलता है भारत में। हम बिल लाए हैं 10 पैसे की दवाई 1800 1200 रुपये में। इस पे चर्चा नहीं होगी। गरीबी होने का कारण है सबसे ज्यादा अस्पताल, दवाई, एजुकेशन। इसमें कितने परिवार हैं जिसके बच्चे 12th कर लिए, बीए कर लिए? 2-3%, मैक्सिमम 5 से 7%। कहा है भाई? इसीलिए हमारे सारे बुजुर्ग लोग गए थे, सारे यूथ लोग, सभी सामाजिक सरोकार रखने वाले सब उत्तर के सारे लोग गए थे। आज हम स्पेशली इसी किसान महापंचायत के लिए हम रुक गए। दिक्कत क्या है? किसान की एकता है ही नहीं। जितने लोगों की जमीन जाएगी उतने लोग आएंगे, और जिसकी जमीन नहीं जाएगी वो लोग नहीं आएंगे। यही काम अभी एसएससी वाले में, एसटी वाले में। क्वेश्चन पढ़े कुछ, सिलेबस में पढ़े कुछ, और क्वेश्चन आ गया कुछ अभी इसी बार, और हम 80% बच्चे हमारे फेल कर गए। भैया जो तुम पढ़ाए हमें, जो सिलेबस में हमने जाना, जो मैंने याद किया, और जब हम गए एग्जाम देने तो क्वेश्चन कहीं मिला ही नहीं, टैली ही नहीं किया। सारा क्वेश्चन अलग था। कहा है भैया पढ़ाए हमें कुछ, हमारे बच्चों ने रटा कुछ, हमारे बच्चे ने क्लास किया कुछ, और आ क्या गए? आप हमको बताइए। कोई लड़ने वाला नहीं। हमारे बच्चे पढ़ के क्या करेंगे इस देश में? इससे बेहतर मार दो। अब वो जो हम पढ़े 80% बच्चे जो फेल कर गए,
वो पहले से तय था कि ये क्वेश्चन पदाधिकारी लोग उन बच्चों को दे देगा जो पहले से जानता था कि क्वेश्चन यही आना है। जो पढ़ा उसको क्वेश्चन नहीं मिला, जो नहीं पढ़ा उसको पहले से पता था कि हमको इसी क्वेश्चन पे लिखना, और वही 20% पास किया और उन्हीं लोगों को नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए भी नहीं लड़ेंगे हम लोग। एसएससी वाली बात आएगी तो वो लड़ेंगे। तो हालात अच्छे नहीं है, एकदम अच्छा परिस्थिति नहीं है। आप लोग ठगे चले गए, 1 रुपया कहां नहीं मिलेगा, अभी दिख जाएगा सब कुछ। आप चिंता मत करिए। जो कौम, जो समाज लड़ता है अपने बच्चों के लिए, उसको दुनिया में कोई तबाह नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा। ये आप, ये जो बच्चे हैं हमारे, ये अपने आने वाले भविष्य के लिए, और आप अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़िए। मरता क्या नहीं करता, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो उससे बेहतर है ऐसे भी मारोगे वैसे भी लड़के मरेंगे। हालात जितने खतरनाक हो, जब अपनी जिंदगी, अपनी आजादी पर आ जाए, या तो हम रहेंगे या तो तुम रहोगे, यही 2 बात हो, इसी की लड़ाई होनी चाहिए। जब मेरा आजादी छीनोगे, मेरे जीने के तरीके छीनोगे, मेरा अधिकार छीनोगे और हमें गरीबी बनाओगे तो क्या करेंगे? इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आपके पास जमीन की कमी नहीं है, आप बंद पड़े पहले 9 चीनी मिल को खोलिए। आपने वादा किया था। 4 करोड़ लगभग लोग बाहर में पलायन किए हुए हैं, उनको लाइए। आप अपनी सरकारी जमीन में बियाडा बना करके फैक्ट्री की शुरुआत करिए। लेकिन जिसके पास जमीन है ही नहीं, 5 बीघा 10 बीघा जमीन वाले अब गांव में है ही नहीं, रैयती जमीन यदि आप छीनिएगा तो इसी सब उत्तर से किसान की आजादी की लड़ाई शुरू होगी और आर पार की लड़ाई शुरू होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसी संघर्ष के लिए हम यहां आए। हमारी पहचान, भारत की पहचान क्रांति के लिए है, संघर्ष के लिए है। हमारी वजूद हमेशा इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम के लड़ने के लिए है। हमारी वजूद सोने के लिए नहीं बनी, हमारी वजूद हर इंसान के लिए बनी। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, धरती पलट जाए, उलट जाए, कोई भी काम सरकार को पप्पू यादव के लाश पर चल के कर रहा हूं। क्या बेफिक्र मत रहो। हम नहीं कहते हैं कि हम तोप मेरे पास है, हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास लाठी चलाएंगे, हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम आप कानून आपके तरह खत्म कर देंगे, हाथ में लेंगे। आपने कानून को, संविधान को खत्म कर दिया भारत में, आप लोकतंत्र को मिटा दिए भारत में, आप गणतंत्र को खत्म कर रहे हैं भारत में। यह देश गरीबों का नहीं बचा, यह देश दलितों का, कमजोरों का नहीं बचा, यह देश मजदूरों का नहीं है, यह देश किसानों का नहीं है, यह देश सिर्फ माफियाओं का, नेताओं का, पदाधिकारी का और पूंजीपतियों का देश बच गया है। ये देश सरकार बनाने वाली जनता का देश नहीं है, जनता को मिटा देने वाला विचारधारे का देश है। इसीलिए हम आप कौन कहां है, क्या करेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं। हम आपके हैं, हम रहे न रहें, भारत में जब भी कोई विपत्ति आती है, जब भी कोई समाज संकट में होता है, जब भी
किसी व्यक्ति के जीवन में पीड़ा होती है, दुख पहुंचता है, वहां अकेला पप्पू यादव खड़ा रहता है। हमें राजनीति नहीं आती और ना ही मुझे राजनीति करनी है इस देश में। मुझे गंदी राजनीति से कोई लेना देना। आप मेरे जिंदगी में हैं, आप मेरे खून और सांसों में हैं। हर गरीब आदमी मेरी जिंदगी का हिस्सा है और हर गरीब आदमी की जिंदगी को बचाना, हर आम आदमी के जिंदगी में खुशी लाना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी गरीब के आंख में आंसू नहीं बहने दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। आप डेली सोशल मीडिया उठा के देखिएगा। इसीलिए आप सबसे भी कहेंगे, जो लोग पीछे बैठे हैं, आप सब लोग सामाजिक लोग हैं, आप सब लोग बदलाव वाले लोग हैं। आप लोगों के रहते आवाज दीजिए। आवाज में ताकत होती है। सड़कें जब सूनी हो जाए तो ये विधानसभा और लोकसभा आवारा हो जाता है। आवाज जब बंद हो जाए, ये पूंजीपति और नेता मिल करके इस देश के इंसानियत को खत्म कर देता है। हमारे पास सड़कों पर लड़ने की जिम्मेदारी भी है, ताकत भी है। सरकार गोली चला सकती है, गोली खाने की हिम्मत पप्पू यादव के भीतर है, सरकार के भीतर नहीं है। मैं यही कहने आपसे आया हूं। इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक कदम भी हमारी रैयती जमीन के तरफ देखा तो यही से महाभारत की शुरुआत पप्पू यादव की होगी, ये मैं वादा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ हम सबको मिला करके किसान के हित के लिए बिहार में जो आज गरीब दलितों पर ये बुलडोजर का राज पैदा किया जा रहा है, मैं नीतीश जी आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप मृतप्राय हो गए हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि बिहार में जिसने आपको 20 साल मुख्यमंत्री बनाया उसी का घर आपके शागिर्द, आपके साथ देने वाली पार्टी छीन रही है। आप जगिए और रोकिए इस बुलडोजर को, अन्यथा आने वाला इतिहास आप सबके नाम को भी मिटा देगा। हिटलर नहीं बचा तो आप लोग कहां बचिएगा? अरे जब मुगल नहीं बचा, जब अंग्रेज नहीं बचा, मोदी तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी है, चिंता मत करिए। आज बारी तुम्हारी है, कल बारी हमारी होगी, और जब मेरी बारी होगी तो इंसानियत की आजादी होगी, गरीबों की आजादी होगी, आम आदमी की आजादी होगी। वहां जात पात नहीं होगा, वहां हिंदू मुसलमान नहीं होगा, वहां कपड़े और रंग देख करके नहीं होगी कुछ भी। वहां गरीब का राज होगा और बिहार आम आदमी का होगा, ये मैं वादा करता हुआ। हम लोग यहीं से 2029 की तैयारी की शुरुआत करें, और यदि भारत को बचाना है तो आपको अभी से लड़ाई लड़ना होगा, और अभी से ही 3 साल हम लोग चैन से ना बैठे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गार्जियनों को, अपने युवा साथियों को और अपनी मां बेटी को भी 14 तारीख को रामलीला मैदान में SIR को लेकर के राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने रैली रखी है। उसमें यह मुद्दा भी है, किसान भी, और बिहार का जो पूरे मुल्क में आतंक का पैदा किया जा रहा है, बंगाल में आतंक पैदा किए जा रहे हैं, असम में आतंक पैदा किया जा रहा है, और इस देश को गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है। इसीलिए 14 तारीख को
आप सब लोग, जो लोग भी दिल्ली आना चाहे रामलीला मैदान में, आप सब निमंत्रित हैं। आप सब लोग आइए। घर में बैठ के कुछ नहीं होता है। जब कोई संघर्ष हो, बिगुल बजे, तो सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। घर परिवार 6 महीना आप देखिए, 4 महीना कम से कम इंसानियत के लिए लड़ी। क्या भराया जा रहा है, क्या बोल रहे थे? SIR नहीं, किस फॉर्म, किस बात का? सहमति पत्र नहीं, कोई सहमति पत्र में क्यों भरेगा? सामाजिक आकलन वो जो लिख कर रहा है, उसमें कोई सहमति पहले पढ़ लीजिए, उसमें क्या दस्तखत कराएगा। सामाजिक आकलन आप बता दीजिए उनको, और उन पर दस्तखत मत कीजिए। नहीं, आप कह दीजिए मेरी स्थिति 10 कट्ठे की है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे 5 बेटे हैं। आप अपना सामाजिक आकलन उनको बता दीजिए, सरकार को वो भर के दें, दस्तखत कोई मत कीजिएगा। समझ गए बात को? कुछों पर ये लोग दस्तखत करा लेगा, दस्तखत नहीं न कीजिएगा। उनको आप जब आवे तो उनको कहिए ठीक है, मैं आपको सामाजिक आकलन जानना चाहते हैं कि मेरी स्थिति घर की क्या है। तो मेरी स्थिति यह है कि हमको 10 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन नहीं है और रहने के लिए घर भी नहीं। यदि 2 बीघा जमीन है तो हमारे घर में 5 बेटी है, 4 बेटा है। दस्तखत मत कीजिए, फिर मत बोलिएगा कि हम दस्तखत कर दिए थे। किसी कीमत पर दस्तखत नहीं कीजिएगा। क्या उसका घर में ना आधार दबाएगा?